तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियांशु। और अगर आप कोरियन ड्रामा देखना स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आपने जस्ट अभी देखा है स्क्विड गेम्स और आप चाहते हो कि आप इस कोरियन ड्रामा जॉनर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करो, आप बहुत सारे डिफरेंट कोरियन ड्रामास देखो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आज आपको 5 कोरियन ड्रामा रेकमेंड करने वाला हूँ। अगर आपने स्क्विड गेम देखा है तो 4 रेकमेंड करूंगा क्योंकि नंबर 5 पे स्क्विड गेम्स ही है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको 2 बोनस ड्रामास भी मैं रेकमेंड करूंगा। तो कोरियन ड्रामा अगर किसी को नॉर्मली पूछोगे तो सोचेंगे कि बस ड्रामा है। हाँ है ऑब्वियसली, क्योंकि सारे मूवीज़ में ड्रामा तो होते ही है, बट जो अलग चीज़ है वो ये है कि इसमें डार्क, सस्पेंस, थ्रिल, हॉरर इस टाइप की चीज़ें भी होती है। बस ये नहीं कि रोमांटिक ड्रामाज हो गए। अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे के ड्रामाज तो बस वो रोमांटिक जॉनर के ही निकलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले तो लिस्ट में बढ़ते हैं नंबर 5 पे। तो जैसा कि मैंने बोला, नंबर 5 पे है स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम्स अगर आपने देख लिया तो आप नंबर 4 पे चले जाइए। यहाँ पे आपको चैप्टर्स दिख रहे होंगे तो आप नंबर 4 लिस्ट पे डायरेक्ट चले जाइए। तो स्क्विड गेम्स में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क है, गौरी है, सैड है, ब्लड है, डेथ्स है, मर्डर्स है। तो अगर आप ये सब चीज़ें देखने से अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपको लाइट हार्टेड चीज़ें देखनी पसंद है तो आप चैप्टर्स दिए गए हैं नंबर 4 पे चले जाइए, क्योंकि स्क्विड गेम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें दिखाने की कोशिश करती है। भाई इस सीरीज़ को बनने में 10 साल लग गए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और बहुत ही अच्छी टाइट राइटिंग है इसमें, बहुत ही अच्छी स्क्रीन प्ले है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही सही है। अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो स्टोरी बेसिक ही है, बट जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है वही इस सीरीज को वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज बनाती है। और ये नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल सीरीज है और ये सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड सीरीज में आती है और वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड सीरीज में भी आती है। तो स्क्विड गेम का बेसिक प्लॉट जो है ये है कि एक गेम खेलते हैं जिसमें 100 लोग हैं। पबजी नहीं है, एक गेम है जिसमें 100 लोग हैं। हाँ, पबजी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ऑब्वियसली लोग मरते हैं। तो एक गेम है जिसमें 100 लोग हैं, उसमें एक ही आदमी जीतेगा और इसमें कोई स्क्वाड नहीं है, कोई डुओ नहीं है, बस सोलो सब खेलेंगे। और बहुत सारे डिफरेंट गेम्स है, डिफरेंट लेवल्स है। तो वो एक गेम खेलोगे तो दूसरा गेम आएगा, ऐसे एक गेम खेल के जो एंड में एक आदमी बचेगा वो होगा विनर और उसको मिलेगा 45.6 बिलियन वॉन जो है कोरियन करेंसी है। तो इस सीरीज में बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे मेटाफर्स ये यूज किए गए हैं, लाइक सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही है, क्या बुरी चीज़ है, तो उस सब को दिखाने के लिए। तो अगर आपने पैरासाइट देखी है तो उसमें जैसा रिच और पुअर के बारे में दिखाया गया था, इसमें भी उस टाइप का कुछ दिखाया गया है कि पुअर कैसे सफ़र कर रहे हैं और रिच कैसे उस सफरिंग से एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत ज़्यादा सही है। वो कभी कभी उस कैरेक्टर के लिए डर भी लगेगा, इतना डार्क हो जाता है एक पॉइंट पे सीरीज। और इसमें 1-2 छोटे मोटे ट्विस्ट भी है और एक साइड प्लॉट भी है जो कि इंटरेस्टिंग है। और इसका जो एंड है वो एंड भी आपको अच्छा लगेगा, लाइक एक तरीके से सेटिस्फाइंग भी होगा, दूसरे तरीके से आप सोचोगे कि ये ऐसे एंड करना नहीं चाहिए था। मतलब देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपको ये बहुत ही ज़्यादा दिल से रिकमेंड करूंगा, इसको देखो। और जैसे कि मैंने कहा ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है तो ये ऑब्वियसली हिंदी डब में अवेलेबल है। इसकी टोटल एपिसोड्स है 9 और हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट से लेके 60 मिनट के आसपास का है। तो लिस्ट में बढ़ते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे है कॉफी प्रिंस और ये सीरीज़ भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बट ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल नहीं है। और ये आई थी 2007 में और इसका जो मेन लीड है वो है गोंग यो। और ये गोंग यो जो है वो कोरियन एक्टर्स में से मेरा फेवरेट एक्टर है और इसकी मैंने एक फिल्म देखी है, ट्रेन टू बुसान। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, अच्छी फिल्म है। तो ये जो कॉफी प्रिंस है ये एक ड्रामा रोमांस जॉनर में आती है। इसका जो मेन कैरेक्टर गोंग वू है वो स्क्विड गेम्स में भी है, एक कैमियो में, एक्सटेंडेड कैमियो है उसका। तो कॉफी प्रिंस में टोटल एपिसोड से 17 और हर एक एपिसोड 60 मिनट्स के आसपास है। और ये एक कोरियन टेलीविजन सीरियल है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड शोज में आती है और ये शोज बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स भी जीती थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी, अभी भी पॉपुलर है क्योंकि उसका जो टॉपिक है वो उस टाइम के हिसाब से थोड़ा हटके था। इसका बेसिक जो प्लॉट है वो ये है कि जो गोंग वू वो उसका एक शॉप है कॉफ़ी प्रिंस करके, और मतलब उनके फैमिली का वैसा कॉफ़ी का बहुत ही बड़ा एक बिजनेस है और उसकी जो ग्रैंड माँ है वो चाहती है कि ये एक लड़की के साथ जल्दी सेट हो जाए, बट ये एक लड़की को पहले से चाहता है
और वो लड़की से भाव नहीं देती है तो वो और कोई लड़की के साथ सेट होना नहीं चाहता, तो इसलिए वो झूठ बोल देता है ग्रैंड माँ को कि वो गे है, वो स्ट्रेट नहीं है। तो उसके बाद वो एक नया मतलब एक नए लड़के को वो रिक्रूट करता है अपने कॉफी शॉप में, वो अपनी ग्रैंड माँ को शो करने के लिए कि वो गे है, वो उसके साथ थोड़ा रिलेशन बिल्ड करना शुरू कर देता है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि वो जो लड़का वो सोच रहा है लड़का है, वो असल में एक टॉम बॉय है। टॉम बॉय जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि टॉम बॉय जो होते हैं वो मतलब लड़कियां ही होती है, बट वो मतलब उनका जो अपीयरेंस होता है वो लड़कों जैसा होता है और वो कपड़े भी लड़कों की तरह पहनती है। और वो जो लड़की है वो एक रीजन की वजह से लड़कों के कपड़े पहनी है। प्रॉब्लम एक और उठती है कि अब वो जो मेन लीड है वो अपने खुद के जेंडर क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि अब वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्टेड है, उसको पता नहीं कि वो लड़का लड़की ही है। तो मतलब है, आप देखो, ठीक है, अगर आपको समझ में अच्छे से नहीं आया तो आप देखो, अच्छी सीरीज है, ड्रामा है, रोमांस है और आपको मजा भी आएगा इसमें। तो बहुत सारे ब्यूटीफुल शॉट्स भी है इसमें, जैसे कि कोरियन ड्रामा में अगर आप देखोगे तो जो सिनेमाटोग्राफी है वो हमेशा टॉप नॉच रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप नॉच रहती है सिनेमाटोग्राफी, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये 2007 की फिर भी आप इसको एक बार ट्राई तो जरूर करो देखने का। और इसका हिंदी डब नहीं है नेटफ्लिक्स पे, बट अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो लिस्ट में आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे है स्वीट होम। तो ये एक एपोकैलिप्टिक हॉरर सर्वाइवल ड्रामा है। अगर आप ये सीरीज देखोगे, अगर आप एनिमे देखते हो तो आपको इसमें पैरासाइट और टोक्यो घोल की वाइब्स आएगी। मतलब अगर आप इसका लास्ट एपिसोड देखोगे तो आपको एकदम टोक्यो घोल याद आ जाएगा, लास्ट एपिसोड जो है इसका स्वीट होम का। तो ये स्वीट होम में टोटल 10 एपिसोड्स है, ईच एपिसोड लगभग 55 मिनट्स के आसपास है। ये एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है, तो इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है और ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज में आती है नेटफ्लिक्स के ऊपर। और इसका जो बीजीएम है वो बहुत ज़्यादा सही है, मस्त लगता है। और इसमें जो हॉरर एलिमेंट है वो हॉरर बस नाम के है, मतलब वो मॉन्स्टर वगैरह है तो इसलिए हॉरर बोल दिया गया है, बट इसमें ज़्यादा डर लगता नहीं है। हाँ, बट ये गौरी बहुत ज़्यादा है, स्क्विड गेम से भी ज़्यादा गौरी है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड है और डेथ भी बहुत भयंकर तरीके से होती है इसमें। साथ ही साथ इसमें जो इमोशनल सीन्स है आप इसमें कैरेक्टर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत ही अच्छे VFX भी यूज़ करे गए हैं, CGI भी यूज़ करे गए हैं अच्छे। मतलब एक एक जगह पे CGI थोड़ा अटपटा सा लगता है, बट मोस्ट ऑफ इस जगह अच्छा है CGI। तो इसका जो बेसिक प्लॉट है वो ये है कि एक अपार्टमेंट में मतलब लोग कैसे खुद को बंद करके सरवाइव कर रहे हैं। जापान जो है उसमें एक वायरस टाइप का क्या है वो पता नहीं है, ठीक है, वो आप सीरीज देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, जापान में कुछ तो एक फैल चुका है जिसकी वजह से मतलब लोग सडनली मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और वो अगर आप, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, आप देखो आपको पता चलेगा कि मॉन्स्टर बनने का रीज़न क्या है, कौन कौन बन सकता है, और अपना जो मेन लीड है वो भी उस कैटेगरी में आता है, और क्या वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है, और क्या लोग मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितने हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अगर एक बार वो मॉन्स्टर बन गए तो वो क्या करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, और ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश करती है कि अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें होती है, एक एपोकैलिप्टिक वॉर टाइप की अगर कुछ चीज़ें होती है तो क्या लोग कितने सेल्फिश बन सकते हैं। इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट मोटिव्स हैं, लोग किस तरह के क्या करते हैं खुद को सरवाइव करने के लिए वो भी दिखाया गया है। लोग किस तरह के सेल्फिश हो सकते हैं, किस तरह के लोग केयर कर सकते हैं दूसरे लोगों की। तो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जो अब लाइक माइंडेड तो लोग हैं नहीं एक अपार्टमेंट में, तो प्रॉब्लम तो जनरेट होगी ही। और ऊपर से पता नहीं कि उनमें से कौन सा अफेक्टेड है, कौन सा नेक्स्ट अफेक्ट होने वाला है उस मतलब जो भी वायरस है जो भी है वो उसकी वजह से। और अगर कोई अपने चाहने वाला ही अफेक्ट हो गया तो क्या आप उसको मार भी सकते हो कि नहीं। और जो 2-3 कैरेक्टर है उन कैरेक्टर्स के थोड़े बैक स्टोरीज भी है जो कि इंटरेस्टिंग है। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो नया अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है, और उसकी जो बैक स्टोरी है वो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि उसके जो मॉम डैड और बहन है उनका एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, और कहीं ना कहीं एक रीज़न की वजह से वो खुद को जिम्मेदार मानता है, उसकी वजह से वो सुसाइड भी करना चाहता है। तो वो नया अपार्टमेंट में आने के बाद भी बस सुसाइड करना ही चाह रहा था, मतलब गया था करने के लिए, बट एक रीज़न की वजह से वो कर नहीं पाया, वो वापस से चला आया। उसके बाद उसने अपने सुसाइड का डेट शिफ्ट कर दिया, बट उस शिफ्ट जो किया उसने 1 हफ्ते का, बीच का 1 वीक बच गया, उसमें जापान में एक एपोकैलिप्टिक वॉर आ गया। ठीक है, लोग धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, खाने लगे। तो क्या ये जो बंदा इस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग के लोग
कैसे मिलके सर्वाइव करते हैं, क्या इसका कोई इलाज है, क्या इसका कोई एंटीडोट है, क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है और इसके आपको लगभग 70-80% आंसर्स मिल जाएंगे इसके सीजन 1 में। और 2 का कोई अता पता नहीं है, नेटफ्लिक्स ने ना ही कंफर्म किया है सीजन 2 आने का। बट जिस तरह से एंड हुआ है 70-80% क्वेश्चंस आंसर हो गए, बाकी का जो बच गया है वो सीजन 2 में दिखाना तो चाहिए। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी सीरीज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको स्क्विड गेम पसंद आई तो ये भी एक बार देखो। तो लिस्ट में आते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे है होटल डेल लूना और इसकी जो मेन एक्ट्रेस है उसका नाम है IU। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो एटलीस्ट उसके लिए तो देख ही लो। तो होटल डेल लूना नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बट इसका हिंदी डब नहीं है क्योंकि ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल नहीं है। तो होटल डेल लूना के सेट्स बहुत ज्यादा सुंदर है, उसके विजुअल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अच्छी सिनेमाटोग्राफी है इसकी, और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और थोड़े हॉरर एलिमेंट्स है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि जिसको हॉरर जॉनर से डर लगता है तो आपके लिए होटल डेल लूना एक अच्छी सीरीज है, क्योंकि इसमें जो घोस्ट्स है, जो हॉरर एलिमेंट है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं डराएंगे। और ये एक बहुत ही हाई बजट सीरीज है, तो इसलिए इसकी विजुअल्स और सेट अच्छी है ऑब्वियसली, और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसका जो बेसिक प्लॉट है वो ये है कि जो मेन एक्ट्रेस IU है इसकी, तो वो अपने प्रीवियस लाइफ में एक वॉरियर थी और उसके कुछ बुरे कर्मों की वजह से वो एक कर्ज में है, जिसकी वजह से उसकी डेथ नहीं हो रही है। और उसके कर्ज की एक और कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि उसको एक होटल का ओनर बना दिया गया है, जिस होटल का नाम है होटल डेल लूना। और उस होटल में क्या होता है, जो लोग मर जाते हैं उनको आफ्टर लाइफ भेजने से पहले उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें वहां एंजॉय करने का मौका मिलता है। एंजॉय मतलब वो वहां पे कुछ भी अपने मन का खा सकती है, उनको टेस्ट आएगा। उधर बीच है, उधर बीच पे मजे कर सकती हैं, एक अच्छे होटल में अच्छे से टीवी देख सकती है, कंप्यूटर यूज सब कुछ कर सकती है। वहां पे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग कर सकती है। रात को लेविश पार्टी होती है उस होटल में। तो उसकी जो ओनर है तो वो कर्ज के लिए उस होटल को अभी तक चला रही है। उसका जो एक नया मैनेजर आता है, वो मैनेजर एक ह्यूमन होता है। जो मेन एक्ट्रेस है वो कर्ज में है, तो वो ना ही डेड है ना ही अलाइव। हाँ, तो वो नॉर्मल इंसानों की तरह खाती पीती है, उसके बहुत ज्यादा खर्चे एक्सपेंसेस है। तो वो सब करने के लिए तो कोई इंसान चाहिए ही ना, होटल को मैनेज करने के लिए एक इंसान ही चाहिए। तो जो मैनेजर होता है वो हमेशा से इंसान ही रहा है। अभी जो नया मैनेजर आया है उसका ये कैच है कि वो नया मैनेजर को उस लड़की के पास्ट लाइफ के कुछ पुराने इंसिडेंट्स याद आते हैं, और ये लड़की इसलिए अभी तक होटल में है। उसका रीजन ये है कि उसको अपने को बुरे कर्मों की याददाश्त ही नहीं है। मतलब उस लड़की को अभी तक याद नहीं है कि उसने क्या क्या बुरे काम किए हैं अपने पास्ट में। जब उसको वो चीज याद आ जाएगी तब वो आफ्टर लाइफ में जा सकती है, तब उसकी डेथ हो जाएगी और वो कर्ज तभी टूटेगा जब उसको वो चीज याद आएगी। तो अब ये जो नया मैनेजर आया है उसका इस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है, इसको इस नए मैनेजर को उस लड़की के पास्ट लाइफ के विजन्स क्यों आ रहे हैं, इसमें हर एपिसोड्स में नए नए घोस्ट है। तो जो मेन प्लॉट तो चलती है कि इसकी पास्ट लाइफ और ये और कैसे ये कर्ज जाएगा क्या है, धीरे धीरे सब राज खुलते हैं एक दो करके। और एपिसोड्स का जो मेन प्लॉट कि हर एक एपिसोड में नए नए घोस्ट है, उन घोस्ट की बैक स्टोरी और वो घोस्ट को कैसे आफ्टर लाइफ में जाने का रास्ता दिखाया जाए। और इसमें टोटल एपिसोड है 16। बहुत ही लाइट हार्टेड है, आपको मजे आएंगे देखने में। और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 15 मिनट के आसपास का है। तो नंबर 1 पे जाने से पहले जैसा कि मैंने बोला 2 बोनस है, तो दोनों बोनस में से नंबर 1 है द किंग और नंबर 2 वाला है वो है हेल बाउंड। तो जो किंग है वो एक हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा रोमांस उस जॉनर में आता है, और जो हेल बाउंड है वो एक डार्क सस्पेंस हॉरर थ्रिल ड्रामा में आता है। तो आप चूज करो आपको क्या देखना है। और हेल बाउंड भी नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल सीरीज है, और हेल बाउंड और द किंग दोनों ही नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो लिस्ट में आते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे जो सीरीज है वो सीरीज मेरी सबसे पहली कोरियन ड्रामा है। मतलब कोरियन ड्रामा मैंने सबसे पहला जो देखा था वो ये देखा था, और इसी की वजह से इसका जो मेन लीड गोंग यू वो मेरा फेवरेट एक्टर बना। उसके बाद मेरे को पता चला कि जो मैंने ट्रेन टू बुसान देखी थी वो भी उसी में भी ये था। इस सीरीज का नाम है द गार्डियन अ लोनली एंड ग्रेट गॉड। तो सबसे पहले बात करें इसके गानों के बारे में, क्योंकि इसके गाने बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दोनों सॉन्ग्स, एक है इट्स ब्यूटीफुल लाइफ, एक है स्टे विथ मी, दोनों ही बहुत ही ज्यादा सही गाने हैं। इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेट्स है इसके, बिल्कुल होटल डेल लूना जैसे इसके सेट्स है। और इसमें जो VFX है वो भी ठीक ठाक ही है इसमें। हाँ, बट ये सीरीज होटल डेल लूना जितनी हाई बजट नहीं है। ये एक
ड्रामा रोमांस कॉमेडी जोनर में आती है और होटल डेल लूना में एक ड्रामा रोमांस कॉमेडी जोनर में आता है। हालांकि होटल डेल लूना में कॉमेडी एलिमेंट थोड़े कम है और गार्डियन में जो है वो कॉमेडी एलिमेंट होटल डेल लूना से ज्यादा है और कॉमेडी अच्छी भी लगती है, हंसी भी आएगी आपको। तो इसका जो बेसिक प्लॉट है वो ये है कि जो अपना गार्डियन है वो एक बिट्रेल के कारण उसको मार दिया गया था। एक किंग जिसके अंडर वो सर्व कर रहा था, जो मेन कैरेक्टर है गार्डियन जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसको गॉब्लिन बोलते हैं। इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर उसको एज ए गॉब्लिन रेफर करते हैं क्योंकि वो मतलब इतने सालों से जिंदा है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स भी है, वो मर नहीं रहा है। मतलब वो होटल डेल लूना की लड़की के सिचुएशन में है कि वो उसके ऊपर भी एक कर्ज है, वो मर नहीं रहा है। जो पास्ट लाइफ में वो जिस लड़की को प्यार करता था उसको भी उसने मार दिया। तो इसकी जो इतनी ख्वाहिश बच गई थी कि वो बिट्रेयल का जवाब दे, उसकी वजह से ये वापस जिंदा हो गया और इसने किंग और उसके जो लोग थे उसको मार दिया सबको। सब किंग को मारने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स है और वो खुद को जितने भी मारने की कोशिश करे वो मर ही नहीं रहा था। तो उसने गुस्से में क्या किया, अपनी जो तलवार थी उसको अपने अंदर घुसा दिया। कर्ज को काटने का एक ही उपाय है, वो ये है कि वो गॉब्लिन है तो गॉब्लिन की जो ब्राइड है वही उसे मार सकती है। उसने जो अपने अंदर चाकू घुसाया है उस चाकू को निकाल के, वो चाकू नहीं तो एक स्वॉर्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक 900+ ईयर्स होने के बाद अब उसे एक लड़की मिलती है जो ये बोलती है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड है। तो क्या वो लड़की सच में गॉब्लिन की ब्राइड है? क्या वो सच में मरना भी चाहता है? मतलब चाहता तो है बट उस लड़की को मिलने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स भी आ गई है उसके लिए। तो क्या वो सच में मरना चाहता है? तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो सेकंड मेन लीड है वो मेन लीड मतलब, और ये अपना जो गोंग यो, उन दोनों के बीच एक टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है। लड़का है जो दूसरा मेन लीड है वो चाहता है कि ये मर जाए और ये भी चाहता है ये मर जाए बट ये मरना फिर नहीं चाहता। आप देखो, इंटरेस्टिंग है। टोटल इसमें 16 एपिसोड्स है और 3 स्पेशल एपिसोड्स है और इसका एक एपिसोड लगभग 1 hour 30 minutes का है। और अगर आप ये सीरीज ना भी देखो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज आप जाके इसके जो 2 गाने मैंने बताए हैं, स्टे विथ मी और इट्स ब्यूटीफुल लाइफ, ये दोनों को एटलीस्ट जाके सुन लो एक बार। तो गार्डियन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के ऊपर बिना हिंदी डब के। तो भाई इतना था इस वीडियो के लिए। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तो वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तो स्टे ऑसम, स्टे वियर्ड, गुड बाय।